नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी पटवारी के एग्जाम में लास्ट 10 सालों में आए हुए हैं। आप सभी को पता है पटवारी का एग्जाम लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, तो तब से लेकर अभी तक जो है वैकेंसीज हिमाचल में देखने को नहीं मिली है, मगर अब कह रहे हैं कुछ 874 के अराउंड जो है वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश में आने वाली है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को कवर करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे कि पटवारी के एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले 2019 का पेपर देखेंगे, फिर 16 का, 15 का, ऐसे हम जो है हिंदी को कवर करने वाले हैं। तो 2019 का सबसे पहला हिंदी का क्वेश्चन क्या है? कठोर के लिए समानार्थक शब्द है। तो बताइए, कठोर के लिए समानार्थक शब्द यानी सेम मीनिंग निकलना चाहिए। तो वो पौरुष है, परुषी है, परुष है या परुषत्व है। तो पौरुष का तो मतलब होता है साहसी, तो इसको तो कट ही कर दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी या डी में से होगा। दोनों का सेम मीनिंग निकलता है, कठोर ही निकलता है। परुष भी कठोर होता है और परुषत्व भी कठोर होता है। तो बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, कठोर के लिए समानार्थक शब्द जो है वो परुष है। अब नीचे आपका जो डी ऑप्शन है वहां परुषत्व दिया है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है यानी कठोरता। तो परुष का जो मीनिंग निकलेगा वो कठोर निकलेगा और परुषत्व का क्या निकलेगा? कठोरता। ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेकंड देखिए, पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक प्रयोग है? तो आपको बताना है, एक सेंटेंस दिया है, पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है या संबंध कारक है? तो इसमें आप देख सकते हैं अलग होने का भाव आ रहा है ना, पेड़ से जो है आम वो है अलग हो रहे हैं। तो इसमें जो आपका आएगा वो आएगा अपादान कारक। ये आपके हिंदी ग्रामर के रूल्स होते हैं। अगर आपको हिंदी ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पर हमने पटवारी पे एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें हमने हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, मैथ, हर एक चीज़ कवर की है। प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको उस कोर्स में मिल जाएगा। तो उसमें हिंदी ग्रामर हमने अच्छे से कवर किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हिंदी ग्रामर में तो आप वहाँ से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नीचे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप कोर्स कंटेंट भी जो है उसे चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है हमारा अविभाव समास का उदाहरण। तो अविभाव समास का उदाहरण बताना है आपको। त्रिनेत्र, भरपेट, राजपुत्र या महाराजा। तो बताइए इनमें से अविभाव समास कौन सा है? तो थर्ड में आपको सबसे पहले हमें दे रखा है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र क्या होता है? जिसके 3 नेत्र होते हैं। तो कौन? शिव जी। तो तीसरे की तरफ संकेत कर रहा है, तो कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। फिर आपका राजपुत्र है, राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, तो ये आपका तत्पुरुष है। महाराजा का मतलब ये महान राजा, तो ये आपका कर्मधारय है। इसका जो राइट आंसर है वो भरपेट है। ठीक है, अविभाव समास कौन सा है? भरपेट है। तो समास के भी रूल्स होते हैं, आपको एग्जाम्पल्स होते हैं, इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। समास हो गए, संधि हो गए, ये एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। तो थर्ड का राइट आंसर अविभाव समास कौन सा है? वो है भरपेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, हरुनाथ मम संकट हारी में छंद है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा छंद है। एक सेंटेंस फिर से आपको दे रखा है, चौपाई है, सोरोठा है, रोला है या दोहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चौपाई। चौपाई में क्या होता है? 16 मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं कैसे गिननी है आपको? देखिए पहले मंगल दे रखा है, तो इसमें कितनी मात्रा है? म के ऊपर आपका बिंदु भी लगा हुआ है, तो ये 2 मात्रा गिनेंगे, प्लस ग है 1 मात्रा, प्लस ल है 1 मात्रा, यानी टोटल 4 मात्राएं आपकी। ठीक है, मंगल में 4 है, वैसी भ व न इसमें 3 मात्रा है। अमंगल में कितनी हुई? अ का 1 मात्रा, म के ऊपर बिंदु है तो 2 गिनेंगे, ग के साथ 1 मात्रा होगी, ल के साथ 1 मात्रा, तो टोटल आपकी 5 मात्राएं होगी। हरि में, हारी जो दिया है इसमें आपकी ह के साथ बड़ा आ की मात्रा भी लगी ना, तो 2 गिनेंगे, प्लस र के साथ ई लगाए तो 2 गिनेंगे, यानी 4 मात्रा। तो ऐसे आप जब गिनेंगे टोटल कितनी मात्रा बनेगी? तो 16 मात्रा इसमें बनेगी। तो ये चौपाई है। कौन सा छंद है? इसमें चौपाई है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो आप देख सकते हैं हिंदी ग्रामर इतनी ईजी भी नहीं पूछी, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अब पटवारी के एग्जाम में जो है हिंदी ग्रामर के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको हिंदी अच्छे से आती भी होगी तब भी थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ऐसा 20-25 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो उसमें से 20 तो हर कोई ठीक कर ही लेता है जिसकी नॉर्मल हिंदी भी होती है, बाकी जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में दिक्कत आती है। अब देखियो, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपको बताना है जो वेदों की रचना है वो कौन सी भाषा में हुई है। लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, पाली में या प्राकृत में। तो इसमें जो है आपका ये हिंदी साहित्य का एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो हिंदी साहित्य भी आती है आपकी हिंदी ग्रामर में। तो इसमें वेदों की रचना कौन सी भाषा में हुई है? फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वैदिक संस्कृत में। ठीक है, वैदिक संस्कृत भाषा में जो है वेदों की रचना हुई है। अब जो लौकिक संस्कृत थी इसमें कौन सी है? इसमें आपकी महाभारत हो गई, रामायण होगी, उसकी रचना हुई थी। वैदिक में आपकी जो है वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई थी। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये आपका हिंदी साहित्य क्वेश्चन है। सिक्स देखिए, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब इसमें आपको बताना है ये जो मंद मंद है ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है या कारक है? तो बताइए, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब जो मुस्कुरा रही है इसका ये क्या होगा? ये आपका क्रिया होगी। ठीक है, जो मुस्कुरा रही है ये क्या है? क्रिया होगी। तो जो क्रिया की विशेषता बताए, इससे कैसे मुस्कुरा रही है? मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो वो क्या होती है? क्रिया विशेषण होती है। जो क्रिया की भी विशेषता बताए वो
क्या है, क्रिया विशेषण। तो सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी, तो मुस्कुराना क्या हो गया, इसमें आपकी क्रिया होगी, और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना, मंद मंद की कैसे मुस्कुरा रही थी, मंद मंद, तो वो हो गया क्रिया विशेषण। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 7 देखिए, प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है, अब आपको बताना है, इसमें एक सेंटेंस आपको दिया, प्रवीण बड़ी चतुर है, तो इसमें जो बड़ी है वो क्या है, प्रविशेषण है, क्रिया है, निपात है, सर्वनाम है। तो बताइए, प्रवीण बड़ी चतुर है। अब चतुर क्या है, ये प्रवीण की विशेषता बता रही है, यानी विशेषण है, ठीक है। प्रवीण क्या है, चतुर है। अब बड़ी क्या बता रहा है, बड़ी चतुर की विशेषता बता रही है, यानी जो भी चीज आपकी विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या होता है, प्रविशेषण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो प्रवीण क्या है, चतुर है, ये प्रवीण की जो है विशेषता बता रहा है, चतुर की, चतुर है। अब चतुर की भी विशेषता कौन बता रहा है, बड़ी की, क्या कितनी बड़ी चतुर है, तो ये आपका प्रविशेषण हो गया, जो विशेषता विशेषण की भी विशेषता बताए। तो 7 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 8 देखिए, अपनाना क्रिया किससे बनी है, तो आपको बताना है जो अपनाना है ये किससे बनी है, संज्ञा से, क विशेषण से, सर्वनाम से, या क्रिया से। तो क विशेषण ऐसे तो कुछ होता ही नहीं, तो इसको तो ऑप्शन को ही काट दो। तीन ऑप्शन है आपके सामने, अपनाना क्रिया किससे बनी है, तो अपनाना किससे बनी है, अपना से, ठीक है, अपना से बनी है, अपना काम स्वयं करो ऐसे बोलते हैं ना, तो अपना से बनी है। तो ये आपकी कौन सी क्रिया है, जो अपनाना क्रिया है किससे बनी है, ये आपकी बनी है सर्वनाम से, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। क विशेषण तो होगा नहीं, ये कोई आपका होता ही नहीं है, संज्ञा भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगा, जो है अपनाना ये अपना से बनी है, तो अपना काम स्वयं करो बोलते हैं ना, तो ये आपका सर्वनाम से बनी है, ठीक है। अपनाना क्रिया किससे बनी है, सर्वनाम से। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 9th है, ज्ञ में मिलन है, तो आपका जो ज्ञ है ये कैसे बनता है आपको बताना है, ग प्लस य, ग प्लस य, ज प्लस य, या ज प्लस य। तो बताइए 9th का राइट आंसर क्या है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, ग प्लस य देखेंगे, हाँ ज्ञ बन रहा है तो इसको कर देंगे, तो ये इसका राइट आंसर नहीं। 9th का जो राइट आंसर है वो है ज प्लस य, ठीक है, ज प्लस य, तो इससे ये बना है आपका ज्ञ। 9th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। तो 9th का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ज प्लस य, इससे आपका ये ज्ञ बना है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 10th है, यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है, अब आपको बता रखा है एक सेंटेंस, यह समस्या अत्यंत कठिन है, तो आपको बताना है ये जो अत्यंत है ये क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, प्रविशेषण है, या विशेषण है। तो बताइए क्या है। अब इसमें आपको बता रही है कि समस्या क्या है, कठिन है, तो कठिन क्या बता रही है, ये विशेषता बता रही है समस्या की, कि कठिन जो है समस्या है, और कठिन की भी विशेषता कौन बता रहा है, अत्यंत बता रहा है। तो जो चीज विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रविशेषण। पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। अब इसमें देखिए समस्या को बता रहे हैं ना, कठिन है, तो ये समस्या की जो बता रहा है कठिन है, तो कठिन क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, कि विशेषता बता रही है कैसी समस्या है, कठिन है। अब अत्यंत बता रही है कि कठिन की भी विशेषता, कि जो समस्या है वो अत्यंत कठिन है, तो अत्यंत जो है वो कठिन की भी जो है विशेषता बता रही है, तो ये आपका प्रविशेषण हो गया। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। 11 देखिए, कलानिधि का पर्यायवाची है, अब आपको कलानिधि का पर्यायवाची बताना है। सूरज है, राकेश है, निकट है, गजानन है। गजानन तो काट दो, गजानन क्या होता है, गणेश होता है, तो गणेश तो है ही नहीं इसमें, तो कलानिधि का पर्यायवाची आपको बताना है। तो राकेश क्या होता है, राकेश का जो आपका मतलब होता है वो, मतलब जो अर्थ निकलता है वो चंद्रमा निकलता है, और चंद्रमा का जो अर्थ है वो कलानिधि निकलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कलानिधि का पर्यायवाची क्या है, राकेश है। अब पर्यायवाची शब्द है ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है, तो वो भी एग्जाम में आते हैं, पर्यायवाची भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर पटवारी की नोटिफिकेशन आती है या फिर कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल होगा वो आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पर जाके आपको HP एग्जाम अफेयर्स जो है सर्च करना है, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। कुछ 20,000 के अराउंड स्टूडेंट उसमें जुड़े होंगे टेलीग्राम में, तो वो वाला चैनल है हमारा, आप उसको ज्वाइन करना। फ्री स्टडी मटेरियल एग्जाम अपडेट सबसे पहले हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अब 12 देखिए, धर्माधर्म में समास है, तो धर्माधर्म, धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म या अधर्म, ठीक है, इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है, या बहुब्रीहि समास है। तो बताइए 12th का राइट आंसर होगा। अब धर्माधर्म लिखा है, इसका मतलब होता है धर्म या अधर्म, तो बताइए कौन सा समास है इसमें। इसमें जो समास है वो है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास कैसे पहचानते हैं, द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे अंजल हो गया, दाल रोटी होगी, माता पिता हो गए, तो ये आपके कौन से होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। तो धर्माधर्म क्या है, ये आपका द्वंद्व समास है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13 देखिए, भाषा से तात्पर्य है, तो भाषा से क्या तात्पर्य है, भाषण देना, बोलना सीखना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा से तात्पर्य क्या है,
ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इजी सा क्वेश्चन है। 14 देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 जून या 10 जनवरी को? तो बताइए, जो विश्व हिंदी दिवस है यानी वर्ल्ड हिंदी डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 15 है, रिज का विलोमनार्थी शब्द। विलोम क्या होता है? अपोजिट। तो रिज का विलोम क्या होगा? हार, पतन, वक्र या पूर्ण? तो बताइए, रिज का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? रिज का मतलब क्या हो गया? एक तरह से अलाइनमेंट हो गया, सीधा सीधा हो गया एक टाइप से। तो आपको उल्टा बताना है, विलोम बताना है ना, तो वो क्या होगा? वक्र होगा। वक्र का मतलब टेढ़ा होता है। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। तो मैंने आपको बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाते हैं। तो देखिए, समुद्र की आग, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? दावानल, जलागम, बड़वानल या भीषणग्री? तो बताइए क्या होगा इसका? समुद्र की आग को क्या बोलते हैं? 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बड़वानल। ठीक है, समुद्र की आग को क्या बोलेंगे? बड़वानल बोलेंगे। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 17 देखिए, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो मैं आपको किस परिवर्तन का उल्लेख हो रहा है? तो आपको सेंटेंस दिया है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो बानी तो मतलब आपकी बोली होगी एक तरह से, तो थोड़ा सा यहीं से आइडिया लग गया। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रांत और नदी का, नदी और संगीत का, समुद्र और पर्वत का, पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। देखिए यहाँ बोली आ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर जो है बानी। तो आप देखेंगे कि कुछ एरिया है यहाँ पर अलग बोली बोली जाएगी, कुछ आप थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ कुछ अलग बोली होगी। तो थोड़ा ऐसा होता है ना, एक एरिया होता है कि यहाँ अलग बोली है, यहाँ अलग बोली है। तो इसमें आपका जो है पानी का स्वाद भी बदल जाता है कि यहाँ पर हिमाचल में पानी का स्वाद अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा। तो वैसी बोली है जो हिमाचल की अलग है, दिल्ली के अलग है, तो सिम आपका वही मतलब निकल रहा है। ठीक है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, यानी पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। तो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है? पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 18 देखिए, पन प्रत्यय वाला शब्द है। तो पन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? पनगट है, बड़प्पन है, औपन है या सत्यापन है? तो पन तो यहाँ स्टार्टिंग में आ गया, प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो ऑप्शन ए तो आपका ऐसे ही कट गया। अब 3 ऑप्शन है आपके सामने, पन का आपको बताना है कौन सा शब्द है जिसमें पन प्रत्यय है। तो सत्यापन दिया है, इसमें आपका लास्ट में आपन आ रहा है, तो पन नहीं आ रहा, आपन प्रत्यय आ रहा है, तो ये तो आपका कट गया, तो डी भी कट गया। अब 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, बड़प्पन में आपका पन प्रत्यय आ रहा है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 19 देखिए, महर्षि का संधि विच्छेद। अब महर्षि है, आपको इसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सोचिए कौन सा होगा इसका सही संधि विच्छेद। तो 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है महा प्लस ऋषि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको बोला संधि विच्छेद, समास, ये तो कॉमन टॉपिक है। एकार्थी शब्द हो गए आपके, समानार्थी हो गए आपके, जो है विलोम शब्द हो गए, ये सब कॉमन टॉपिक्स से जो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। पर्यायवाची हो गया, तो ये तो आते ही एग्जाम में। 20 देखिए, शुद्ध वाक्य है। अब आपके सामने 4 वाक्य दिए हैं, आपको बताना है इनमें से सही वाक्य कौन सा है। तो एक सही होगा, 3 गलत होंगे। यह असली गाय का दूध है, यह असली गाय का दूध है, यह गाय का असली दूध है, यह गाय के असली दूध है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया है? यह असली गाय का दूध है। तो असली गाय क्या, गाय के असली नकली भी होती है? ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो पहला ऑप्शन तो आपका कट गया, ये असली गाय का दूध है। फिर देखिए वापस, ये असली गाय का, तो गाय असली नकली तो होती नहीं है। फिर यह गाय का असली दूध है, ये सेंटेंस ठीक लग रहा है। लास्ट देख लेते हैं, यह गाय का के असली दूध है। तो यहाँ के दे रखा है, के तो सेंस बना रहा है, यह गाय के असली दूध है ऐसे हम बोलते नहीं, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? यह गाय का असली दूध है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो इजी सा क्वेश्चन था। 21 देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है? तो अब तत्सम क्या होते हैं? जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। उज्ज्वल है, उजाला है, उज्ज्वल है या उत्कल है? तो बताइए क्या होगा? उजाला क्या होता है? तो आपका तद्भव है। आपका जो इसका राइट आंसर है वो उज्ज्वल है। अब इसमें भी इन्होंने थोड़ी ट्रिक खेल दिया, आपको सही स्पेलिंग बतानी है उज्ज्वल की। तो बताइए उज्ज्वल की स्पेलिंग क्या होगी? ए होगी या सी होगी? तो बताइए उज्ज्वल की सही स्पेलिंग क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं आपके। ठीक है, तो उज्ज्वल की सही स्पेलिंग उ, दोनों जो आपके ज होंगे छोटे ही होंगे। ठीक है, तो इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 22 देखिए, आधा तीतर आधा बटेर होना। तो इसका अर्थ बताना है आपको, आधा तीतर आधा बटेर होना। तो उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, बेरंगा होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर होना है, तो इसका मतलब होता है बेमेल तथा बेढंगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकलता है? बेमेल तथा बेढंगा। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 23 देखिए, देव प्लस आले में कौन सी संधि है? तो देव प्लस आले में आपको बताना कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है? तो देव प्लस आल्य, तो यहाँ पर देखिए अ प्लस आ मिल रहा है ना, तो क्या बन रहा है? आ ही बन रहा है। तो ये आपकी कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है,
तो 23 का राइट आंसर क्या है, देव प्लस आल्य में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, दीर्घ संधि। तो 23 में आपका है अ प्लस आ मिल रहा है तो आ ही बन रहा है, यानी एक ही जाति के स्वर जब मिलते हैं तब कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 24 देखिए, सूचक का समानार्थक शब्द, अब आपको सूचक का समानार्थक बताना है, घोतक होगा, घोतक होगा, घोतक होगा या ज्ञापन होगा। तो 24 का राइट आंसर क्या है, समानार्थक होगा, यानी सेम मीनिंग, तो वो आपका घोतक होगा, ठीक है। तो सूचक का क्या होगा, सूचक का जो है वो घोतक होगा, सूचित करना जैसे बोलते हैं सूचित करना, तो सूचक का क्या होगा, समानार्थक घोतक, ठीक है, घोतक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 25 है जंगम का विलोम। तो जंगम का आपको विलोम यानी अपोजिट बताना है, संगम होगा, अचलता होगा, स्थावर होगा या साधुत्व होगा। तो बताइए जंगम का विलोम क्या होगा, जंगम का मतलब होता है जो चलता रहता है, ठीक है, जो चलता रहता है, तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, स्थावर होना चाहिए, जो एक तरह से टिका हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, जंगम का विलोम क्या है, स्थावर। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हमने पटवारी में 2019 में जो हिंदी क्वेश्चन आए थे वो सारे कर लिए। अब आप अपना स्कोर कमेंट में बताइए, 2019 में जो 25 हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। अब हम 2016 के करते हैं, फिर 2016 में बताना कितने ठीक हुए, फिर 2015 के भी करेंगे, तो जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो दे रखा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो बताइए स्वरों की टोटल संख्या कितनी है, 10, 11, 12 या 13। तो बताइए कितनी संख्या होती है। तो ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 11 था, वैसे 13 होगा। क्यों होगा, अगर हम अ और अहा को भी लेंगे, ठीक है, तो टोटल वैसे 13 होते हैं हमारे स्वर जो होते हैं, मगर अगर मूल स्वर देखें वो 11 होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 13। तो यहाँ पर कुल पूछे थे तो इसका राइट आंसर 13 होना चाहिए था। ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग 11 इसका आंसर था, तो उसमें शायद उन्होंने अ और अहा को नहीं माना होगा, तो इसमें शायद सबको ही नंबर मिले होंगे क्योंकि टोटल वैसे 13 होते हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। दिए गए वाक्य में शुद्ध वर्तनी का विकल्प को चुनिए। तो आपको शुद्ध वर्तनी चुननी है। इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं, तो परिशिष्ट की सही स्पेलिंग पूछ रहा है आपसे, तो क्या स्पेलिंग होगी। तो ठ तो आएगा नहीं, पहला ऑप्शन आपका ऐसे कट गया, ट होगा लास्ट में। तो बताइए परिशिष्ट की सही स्पेलिंग क्या है। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, परिशिष्ट। तो दोनों जो मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा आपकी इसमें लगेगी, तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो अब आपका यहाँ पर दे रखा है व्यवहारिक, इसकी आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बताइए व्यवहारिक की सही स्पेलिंग क्या होगी। वह तो होता नहीं, दोनों ये आपके कट जाएंगे, व्या होता है इसमें। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या है वो है व्यवहारिक, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है व्यवहारिक। 3 का राइट आंसर क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी है। 4 देखते हैं, निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपके सामने निरुत्तर दिया है, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो मैंने आपको बोला संधि विच्छेद, समास, विलोम, समानार्थी, ये तो आपने करने ही करने, पर्यायवाची, इनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए 2016 का पेपर देखिए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके वो सेम टॉपिक से आए हुए हैं। तो देखिए संधि विच्छेद का आ रखा है, तो निरुत्तर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो 4th का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर नी प्लस उत्तर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वनाम के कितने भेद है। तो बताइए सर्वनाम के कितने भेद है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं आपके, पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है। तो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। 6 देखिए, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो बताइए 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो सार्थक शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, समास, अव्यय या छंद। तो बताइए 6 का राइट आंसर क्या है, 6 का जो राइट आंसर है वो है समास, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो समास जो है वो 2 या 2 से अधिक जो आपके शब्द होते हैं उनसे मिलकर एक सार्थक शब्द बनता है, उसे हम समास बोलते हैं। 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 7 देखिए, नीलकमल में कौन सा समास है। तो मैंने आपको बोला समास तो आता ही आता है, तो बताइए नीलकमल में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो 7th का राइट आंसर क्या है, 7th का जो राइट आंसर है वो है कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय इसका राइट आंसर है। नीलकमल का मतलब क्या होता है, नीला है जो कमल, तो इसमें आपका कर्मधारय समास है। अब मैं अगर आपको जैसे यहाँ पर देखा द्विगु समास, द्विगु समास का अगर एग्जाम्पल दूँ, जैसे नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह, तो उसमें आपकी गिनती आ रही है ना स्टार्टिंग में, तो आपका द्विगु में ये पहचानने का तरीका होता है, स्टार्टिंग में आपकी जो है काउंटिंग टाइप आती है, जो आपकी 1 2 3 ऐसी गिनती होती है ना, ये टाइप आती है उसमें। अब नेक्स्ट आपको अगर मैं बहुब्रीहि बोलूँ तो इसमें तीसरे की तरफ जो है संकेत करता है, जैसे त्रिनेत्र बोलूँ तो 3 है जिसके नेत्र, वो कौन है, शिव जी हैं, तो आपका किसी और की तरफ जो है उसने संकेत किया तो वो आपका बहुब्रीहि हो। तो ये आपके तरीके होते हैं पहचानने के लिए कौन सा समास है। 8 देखिए, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञ,
ज्ञान या वी प्लस अन्न, ठीक है। तो उपसर्ग का होता है स्टार्टिंग में लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो आपका ज्ञान तो यहाँ लास्ट में लगा है विज्ञान में, तो ये तो ऐसे ही काट दो। अन्न भी लास्ट में है, इसको भी काट दो। तो विज्ञ प्लस या वी, इनमें से एक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वी है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 9th है, निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब आपको बताना है जो कुछ है ये क्या है इसमें, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चयवाचक परिणामवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है या अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो अनिश्चित तो होगा ही कि हमें पता नहीं कितने हैं, और संख्या भी बता रखी है, जैसे मतलब बता नहीं रखी हमें, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा, ठीक है। हमें संख्या नहीं पती, इसमें बता रखा है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो हमें पता नहीं कितने बच्चे थे, तो इसमें आपका आएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये भी इसी का क्वेश्चन था। 10 देखिए, अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मुहावरे भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो अंतर के पट खोलना, इसका क्या मतलब है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो बताइए, अंतर के पट खोलना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 10th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, विवेक से काम लेना, ठीक है। अंतर के पट खोलना, तो अगर आपने मुहावरे ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो आप सीधा भेद खोलना कर दोगे कि हाँ अंतर के पट खोलना तो भेद खोलना, तो ये नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवेक से काम लेना। तो अंतर के पट खोलना मुहावरे का मतलब है विवेक से काम लेना। 11 है, मंत्र फूकना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मंत्र फूकना बोलते हैं ना कि मैं इसमें मंत्र फूक रखा है, तो इसका क्या मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है? वशीकरण करना, प्रभाव दिखाना, क्रोध शांत हो जाना या बहका देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा प्रभाव दिखाना, ठीक है। प्रभाव दिखाना या फिर बहका देना, दोनों ही इसके मेरे को सही आंसर लग रहे हैं। कि किसी पे मंत्र फूकना, इसका अर्थ क्या होगा? प्रभाव दिखाना या फिर बहका देना किसी को, कि हाँ मंत्र फूक रखा है मतलब तेरे को बहका रखा है किसी ने। तो दोनों ही इसके राइट आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन बी और डी दोनों ही इसके राइट आंसर हो सकते हैं। अगर आप पटवारी एग्जाम का स्टडी मटेरियल हमसे लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7018186561 पे। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट जो है हमने डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू दोनों ही तौर पे जो है कवर कर रखा है। प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 साल के टेस्ट सीरीज हमने ऐड कर रखी है। और अगर पेपर पैटर्न चेंज भी होता है, जैसे आप सभी को बताया न्यू आयोग बनाया जा रहा है जिसके थ्रू अब भर्तियां कराई जाएगी क्लास 3 की, तो अगर न्यू पैटर्न पे भी एग्जाम होता है, न्यू सिलेबस पे भी होता है, तो भी हम स्टडी मटेरियल को अपडेट कर देंगे। तो आप हमसे स्टडी मटेरियल बाय कर सकते हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है। 12 देखिए, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। अब दामिनी का पर्यायवाची आपको बताना है। वर्षा है, नीरद है, बादल है, विद्युत है। तो बताइए दामिनी का पर्यायवाची क्या है? तो मैंने आपको बताया पर्यायवाची एग्जाम में आते हैं, तो दामिनी का क्या है? विद्युत है, ठीक है। दामिनी का जो पर्यायवाची है वो विद्युत हो गया, ताड़ित हो गया, चंचला हो गया, बिजली हो गया, चपला हो गया, तो ये सारे आपके पर्यायवाची होते हैं दामिनी के। 13 देखिए, मृदुल का विलोम शब्द है। तो मृदुल का विलोम क्या है? कठिन है, खराब है, रक्ष है या कठोर है। तो बताइए मृदुल का विलोम क्या होगा? कठिन, खराब, रक्ष या कठोर। तो मृदुल तो हमें पढ़ने से पता लग रहा है कुछ मुलायम टाइप है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कठोर होगा, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 14 देखिए, जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जठरा नल बोलते हैं, बड़वा नल बोलते हैं, दावा नल बोलते हैं या कामा नल बोलते हैं। तो अब देखिए 2019 के पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि पानी में लगने वाली आग, तो उसे क्या बोलते थे? बड़वा नल। तो ये तो ऑप्शन आपका ऐसे कट गया। अब जंगल में लगने वाली आग कौन सी होती है? वो होती है दावा नल होती है। तो तभी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि 2019 में पूछा पानी में लगने वाली आग, तो वो थी बड़वा नल। अब पूछ ले जंगल में लगने वाली आग, तो वो है दावा नल। 15 देखिए, कष्ट से संपन्न होने वाला। तो उससे हम क्या बोलेंगे? सही विकल्प चुनना है आपको। कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या इनमें से कोई नहीं। तो कष्ट से संपन्न होने वाला क्या है? वो आपका कष्ट साध्य है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। तो आपका यहाँ पर देखिए फिंगर ब्लैंक्स दे रखा है, 4 ऑप्शन दिए आपको यहाँ पर जो है पुट करना है कौन सा सही होगा। तो समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय पंक्ति पर गंभीर डैश लग गए हैं। तो क्या लग गए हैं? पद चिन्ह, लिपि चिन्ह, प्रश्न चिन्ह या विराम चिन्ह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न चिन्ह ही होगा कि क्वेश्चन मार्क लग गया है कि समाज का जो है जाति और धर्म के खेमों में बंटने से जो राष्ट्र की प्रगति है उसमें प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नीचे देखिए 17 में दिखा है, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता। तो बताइए क्या नहीं कर सकता? अमर्ष, उन्मेष, पीयूष या प्रत्यूष। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उन्मेष, यानी प्रकट नहीं कर सकता, ठीक है। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 18 देखिए, वस्तुत डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो वस्तुत कैसा मनुष्य? यथार्थ,
चरित्रवान, संपूर्ण या सच्चा। तो यथार्थ तो होगा नहीं। तो आपको बताइए, वस्तुत डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो कैसा? चरित्रवान। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। वस्तुत चरित्रवान मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। सच्चा भी हो सकता है, सच्चा भी इसमें मुझे ठीक लग रहा है। वस्तुत सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो बी और डी दोनों ही इसके राइट आंसर हो सकते हैं। तो 18 का राइट आंसर बी और डी दोनों ही होंगे आपके। वैसे आंसर की के अकॉर्डिंग जो है चरित्रवान बी इसका राइट आंसर है। 19 देखिए, महात्मा बुद्ध करुणा के डैश थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे। तो क्या थे? अब रिग्रह, अनुग्रह, विग्रह या परिग्रह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है अनुग्रह। ठीक है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अनुग्रह थे। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 20 है, निम्न वाक्य में से कौन सा मिश्रित वाक्य है? तो आपको मिश्रित वाक्य बताना है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो बताइए इसमें से मिश्रित वाक्य कौन सा है? 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो इसमें आपका जो मिक्स्ड सेंटेंस होता है या मिश्रित वाक्य होता है उसमें क्या होता है? एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसे सेठ जानता है तो क्या जानता है ये तो हमें पता नहीं, कि नौकर ईमानदार है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला सेंटेंस जो है वो सेकंड वाले पे जो है डिपेंड करता है कि सेठ जानता है, क्या जानता है? कि नौकर ईमानदार है। तो दूसरा तो आपका इंडिपेंडेंट हो गया कि ईमानदार है, तो ये तो आपका अपने में ही पूरा हो गया कि नौकर ईमानदार है। मगर पहला वाला जो डिपेंडेंट है सेकंड में, तो ये आपका जो है मिश्रित वाक्य हो गया। अब पहला देखा दिया था, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़े, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। नेताजी भाषण देकर चले गए, भी सिंपल हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। 21 देखिए, वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई में कौन सा वाक्य रूप है? तो आपको बताना है सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, तो इसमें क्या है? दोनों ही इंडिपेंडेंट आपके। वह स्टेशन पहुंचा ये भी अपने आप में पूरा है, गाड़ी छूट गई ये भी अपने आप में पूरा है। तो ये आपके दोनों इंडिपेंडेंट जब होते हैं तब उसे हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, तो वह स्टेशन पहुंचा ये भी अपने आप में पूरा ही जो है मीनिंग निकालता है। गाड़ी छूट गई ये भी अपना जो है अपना खुद का मीनिंग निकालता है। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या आपका वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, ये आपका संयुक्त वाक्य है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22 देखिए, अंश अंश शब्द युग्म में सही अर्थभेद चयन कीजिए। तो अंश अंश क्या है आपका? हिस्सा कुल है, कंधा हिस्सा है, किनारा भाग है या परिवार भाग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कंधा हिस्सा है। ठीक है, अंश अंश क्या है? ये आपका कंधा हिस्सा है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 23 देखिए, वाक्य की त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो आपको त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, यानी गलती जो है वो बतानी है। यह निर्भ्रात सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती है उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, सही लिख रखा है। यह निर्भ्रात सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती है उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। तो कहीं भी आपकी जो है मिस्टेक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए इनमें से कौन सा कंठ्य वर्ण है? तो आपको बताना है कंठ्य वर्ण कौन सा है इसमें से। ह, ट, त, प। तो बताइए, अब आप बोल के ही पता कर सकते हो। जैसे ह बोलोगे तो ह बोलने के लिए क्या है? ह बोलने के लिए आपकी जो कंठ है वो यूज हो रही है। कंठ कौन सा हो गया आपका? जो गले, ठीक है, गले गले से निकलते हैं ह, तो गले की मदद से जो है ये आपका ह का साउंड आ रहा है। अब ट है, ट ट किससे यूज हो रहा है? ट आपकी मूर्धा, जो दांत के अंदर कैसे होता है वो मूर्धा होती है, ठीक है। ट के लिए जो जीभ है आपकी देखो अंदर लग रही है ना, तो वो आपके मूर्धा से निकल रही है। त कहाँ से निकल रही है? त आपकी दंत से। त जब बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो दांत में लगेगी। त देखिए, त बोलो तो जीभ जो है वो दांत में लग रही है, तो ये आपका कौन सा हो गया? दंत वाला हो गया। फिर प हो गया, प के लिए आपको होठों की जरूरत पड़ रही है, ओष्ठ की, तो प बोलने के लिए होठ आपके लग रहे हैं ना। तो ऐसे भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ह बोलने के लिए जो गला है, कंठ है, उसका यूज हो रहा है, तो इनमें से कंठ्य स्वर्ण कौन सा है? ह है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब आपको दिया है यहाँ पर एक सेंटेंस बनाना है आपको कंप्लीट। तो स्टार्टिंग की लाइन दी है और लास्ट की लाइन दी है, 4 नीचे ऑप्शन दिए, इनको आपको अरेंज करना है कि सही सेंटेंस जो है पूरा आपका वो बन जाए। तो गत 80 वर्षों के हमारे दिमाग को इतना बोथरा सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के बना दिया है कि संस्कृत की राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने सामने आकर भी नहीं आ पाती। तो देखिए पूरा उल्टा सीधा लिख रखा है, आपको ये सेंटेंस जो है सही करना है, ठीक है। गत 80 वर्षों के राजनीतिक संघर्षों ने, यानी वो पहले आएगा आपका राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को भोथरा, यह आएगा, फिर बना दिया है कि संस्कृति की, ल आएगा, फिर और फिर सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के, र आएगा, सामने आकर भी नहीं आ पाती। अब देखिए पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया अगर आप इस सीक्वेंस में लिखोगे। गत 80 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने
हमारे दिमाग को इतना भोथरा बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती। पूरा सेंटेंस जो है आपका वो करेक्ट ऐसे बन रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब आपको 25 क्वेश्चन मैंने 2016 के कराए, तो कमेंट करके बताइए कि 2016 के जो 25 हिंदी के क्वेश्चन थे उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि तैयारी आपकी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। अब देखिए 25 के करते हैं, 2015 के करते हैं, मतलब 2015 में 25 क्वेश्चन जो हमारे आए थे उन्हें कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या है। तो आपको क बताना है, उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ओष्ठ है, कंठ्य है, दंत्व है या तालु है। तो देखिए क बोलने के लिए, क बोलने के लिए क्या हो रहा है, क बोलने के लिए आपकी कंठ से आवाज निकल रही है ना, गले से आ रही है, क अंदर से आ रही है ना। अब ओष्ठ तो है नहीं, आपके जो है होठ नहीं लग रहे, दंत दांत में भी आपकी जेब नहीं लग रही, तालु से भी नहीं हो रहा, तो इसका जो राइट आंसर है वो कंठ है। ठीक है, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, कंठ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो बताइए व्यंजनों की संख्या कितनी है, 32 है, 34 है, 36 है या 35 है। तो बताइए कितनी संख्या है जो व्यंजन है उनकी। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है 33। तो 33 तो हमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो इसमें आपके सारे गलत हो गए। यहाँ पर ऑप्शन डी वैसे 33 दे रखा था, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो टोटल 33 व्यंजन होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में कोई भी हमारा करेक्ट नहीं हो रहा। वैसे जो एग्जाम हुआ था उसमें ऑप्शन डी आपका 33 था, मिस्टेक हो गई, टाइपिंग 35 लिख दिया। ठीक है, 33 जो है वर्णमाला में आपके व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, रात दिन में कौन सा समास है। अब आपको बताना है रात दिन में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या अविभाव है। तो बताइए रात दिन में कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास है रात दिन में। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो समास तो आपको डेफिनेटली पढ़ने ही है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको तत्सम शब्द बताना है कौन सा है, छेद है, डंडा है, विवाह है या सींग है। तो मैंने आपको बताया तत्सम क्या होते हैं, जो आपके शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। तो बताइए कौन सा है इसमें से तत्सम शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विवाह है। ठीक है, फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी विवाह है। फिफ्थ है सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो चार ऑप्शन दे रखें, जल्दी से सोचिए सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, फिफ्थ का राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आप दिमाग लगाते रहो, एक क्वेश्चन में टाइम भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम देने के लिए, तो 1.5 घंटे का कुछ टाइम होता है। तो अगर क्वेश्चन में अटक रहे हो तो ऐसा है, ज़्यादा अटकना नहीं है, बाद में कर लेना उसको, बाद में करने तो सारे अटैम्प्ट है ऐसा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो आपका पटवारी जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट एग्जाम आज तक जब भी लिया उसने नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अटैम्प्ट तो सारे करने हैं, मगर इसमें सारे ऑप्शन गलत है, तो ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। क्योंकि जो सज्जन है उसका सही संधि विच्छेद क्या होता है, सत प्लस जन। ठीक है, ये इसका सही संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन दिया नहीं था। तो अगर नहीं हो रहा तो बाद में कर लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी गलत दे देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन में ऐसा होता है, अगर मैथ का क्वेश्चन कोई गलत आ गया, मान लीजिए कुछ गलत दिया, और हम उसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक आंसर नहीं आएगा, और हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो ऐसा जो नहीं हो रहा उसको लास्ट में देख लेना, पहले पूरे पेपर को कवर करो कि हाँ जितने आपसे हो रहे हैं उनको कर लो, फिर लास्ट में वो करने जो आपसे नहीं हो रहे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना होता कभी एग्जाम में, और अटैम्प्ट सारे करने होते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि अगर अटैम्प्ट ही नहीं किए तो फिर तो नंबर गए, क्योंकि कभी कभी तुक्का भी लग सकता है, मगर करे ही नहीं होंगे तो तुक्का कैसे लगेगा। 6 देखिए, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। अब आपको एक सेंटेंस दिया, इसमें आपको गलती बतानी है कहाँ पर है। तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो क्षमा और भीख ये साथ में नहीं आएंगे आपकी, सीधा बोलेंगे राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो ऑप्शन डी इसका रॉन्ग है। ठीक है, तो डी नहीं आएगा आपका, यहाँ पर आपकी त्रुटि है। ठीक है, गलती है। 7 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में खंड में त्रुटि है। तो आपको गलती बतानी है, त्रुटि कहाँ पर है। ठीक है, तो धनवान को व्यर्थ विकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए धनवान को व्यर्थ विकार, तो व्यर्थ और विकार दोनों नहीं आएगा इसमें, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो गया, यहाँ पर आपकी मिस्टेक है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि थे। छायावादी क्या होता है, जो आपके जैसे रोमांटिक या फिर इमोशनल टाइप कवि होते हैं, तो वो कौन से थे आपके। तो ये आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो कौन से थे, तुलसीदास थे, नागार्जुन थे, सुमित्रा पंत थे, ठीक है, सुमित्रानंद पंत थे, या फिर भारत भूषण अग्रवाल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सुमित्रानंदन पंत। तो जो छायावादी कवि थे वो कौन थे, सुमित्रानंदन पंत थे। 8th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 9 देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें मर्दानी शब्द क्या है। तो वीरांगना है, पुरुषों जैसी है, पुरुषवान है या लड़ाकू है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जल्दी देखेंगे, हाँ वीरांगनी ये बनेगा, पुरुषों जैसी तो कुछ सेंस देगा नहीं, तो हाँ वीरांगनी इसको कर देंगे। तो वीरांगनी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन सी है। ठीक है,
पृष्ठवान, ठीक है, पृष्ठवान जो है इसका राइट आंसर है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो मर्दानी क्या है इसमें, पृष्ठवान इसका जो है सही एग्जाम्पल है, सही अर्थ है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर ऑनलाइन कोचिंग भी लेना चाहते होगे, पटवारी के एग्जाम आपको पता है हिमाचल प्रदेश में आने वाला है और बहुत अच्छी वैकेंसीज आपके सामने देखने को मिल सकती है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तैयारी में, अभी आपने स्टार्ट ही किया है तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि पता नहीं लगता क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो हमारे स्टूडेंट जो है हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, हमने हिमाचल के हर एक एग्जाम की तैयारी करा रखी है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना पटवारी ऑनलाइन क्लासेज लिख के, मैं आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। हमारी डेली 5 घंटे की लाइव क्लासेज होती है, उसमें हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, मैथ, हर एक चीज़ हम कवर करते हैं और जो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत अच्छी तैयारी आपको कराई जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए। 10 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द को आपको वर्तनी, ठीक है, वर्तनी बोल रखी है, इसमें आपको स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली है, तो आपको बताना है, यहाँ और लिखा और होगा, ठीक है, चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली है। अब उज्जवल की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। अब 2019 का पेपर हुआ था, उसमें कुछ उज्जवल आया था, मैंने आपको बोला था कि हाँ उज्जवल की ये स्पेलिंग होगी, तो देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया, उज्जवल की सही स्पेलिंग पूछिए, तो 2019 से 2015 वाला देखिए रिलेट कर गया, तभी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना जरूरी होता है। अब उज्जवल की सही स्पेलिंग क्या होगी, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। 10th का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है, मैंने बोला था दोनों ज उसमें आधे होंगे, ठीक है, उज्जवल की जो सही स्पेलिंग है आपकी ऑप्शन बी है। 11 देखिए, हम जानतांत्रिक पद्धति की विश्वास करते हैं, पद्धति में विश्वास करते हैं, तो इसमें आपको जानतांत्रिक की सही स्पेलिंग बतानी है, तो बताइए जनतांत्रिक कैसे लिखेंगे। 11 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है, जनतांत्रिक ऐसे लिखते हैं, यानी जनता का शासक हो, ठीक है, जनतांत्रिक, तो यहाँ पर जानतांत्रिक लिखा था, यहाँ तो गलती हो गया था, सही स्पेलिंग आपको बतानी थी, जनतांत्रिक की ऑप्शन बी है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो आप कैसे बोलेंगे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो कैसे बोलेंगे, इसमें आपका विस्मय, जो विस्मय बोधक चिन्ह होगा वो आएगा, ठीक है। ये आपका जो कॉमा लगा है ये क्या होता है, ये अल्प विराम होता है, जो आपका कॉमा और ये नीचे लगा हुआ है, ऊपर बिंदु लगा हुआ है ना, इसे बोलते हैं अर्ध विराम, ठीक है। इसमें आपका विस्मय बोधक आएगा, तो ये वाला आपका जो है ये वाला चिन्ह आएगा, ठीक है। वाह कितना सुंदर दृश्य, ऐसे बोलते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 13 देखिए, काला घोड़ा में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, सर्वनाम है। तो देखिए घोड़ा जो है उसको काला बता रहा है, कैसा घोड़ा है, काला है, सफेद है, तो ये उसका गुण बता रहा है, ठीक है, कैसा है, काला है कि मतलब सफेद है, तो काला घोड़ा है ना, तो गुण बता रहा है जो है घोड़े का कि काला घोड़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है गुणवाचक है। 14 देखिए, हम दिल्ली गए और वहाँ 4 दिन रहे, कौन सा वाक्य है, तो आपको बताना है कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है या उपयुक्त वाक्य है, तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या है। 14 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य होता है, मैंने आपको बताया संयुक्त वाक्य में दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उपयुक्त वाक्य जो ये दिया ऑप्शन डी, ऐसा कोई आपका होता नहीं उपयुक्त वाक्य, 3 ऑप्शन आपके सामने दिए, इसमें से संयुक्त वाक्य होगा। हम दिल्ली गए और वहाँ 4 दिन रहे, तो हम दिल्ली गए ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने आप में पूरा है एक तरह से, वहाँ 4 दिन रहे तो ये भी आपका एक तरह से इंडिपेंडेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या है, संयुक्त वाक्य, ठीक है। हम दिल्ली गए वहाँ 4 दिन रहे, तो दोनों ही आपके अपने में अलग अलग सेंस बना रहे हैं, तो इसका राइट आंसर संयुक्त वाक्य होगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए, पाँव में शनिचर होना, तो आपका यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प, तो मुहावरे दे रखे हैं आपको, उसका मीनिंग बताना है। पाँव में शनिचर होना यानी दुर्घटना होना, एक स्थान पर स्थिर ना रहना, दुख सहना, कष्ट में आना, तो 15 का राइट आंसर क्या है। 15 का जो राइट आंसर है वो है एक जगह स्थिर ना रहना, ठीक है, एक स्थान पर स्थिर ना रहना, एक स्थान भी टिका नहीं रहना, तो ये मतलब होता है आपका पाँव में शनिचर होना। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो मुहावरे भी आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, बालू की भीत, तो 16 दिया बालू की भीत, तो इसका मतलब क्या होता है, निस्सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए बालू की भीत इसका मतलब क्या होता है। 16 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ठीक है, बालू की भीत क्या होती है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। 17 दिया है खग जाने खग की भाषा, तो खग जाने खग की भाषा इसका मतलब क्या होता है, चालाक ही चालाक की भाषा समझता है, बिल्कुल अनपढ़ होना, असंगत वस्तुओं का मेल बिठाना, धीमे स्वर में बातों को समझाना, तो इसका मतलब होता है चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। तो खग जाने खग की भाषा यानी चालाक ही चालाक की भाषा समझता है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो मुहावरे भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब 18 देखिए, पर्यायवाची पूछा हुआ है, भागीरथी का पर्यायवाची, तो देखिए हर एक जो एग्जाम हुआ था पटवारी का उसमें पर्यायवाची आया ही आया है, तो भागीरथी
गोमती का जो पर्यायवाची है वो क्या है, सरिता है, गंगा है, यमुना है या निर्झरिणी है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भागीरथी कौन थे, ऋषि भागीरथ थे जिन्होंने तपस्या की थी जिससे गंगा जो है पृथ्वी में आई थी। तो भागीरथी किसका पर्यायवाची, आपका गंगा का जो है पर्यायवाची है। 18th राइट आंसर ऑप्शन बी है। 19th है ज्येष्ठ का विलोम। तब ज्येष्ठ क्या होता है, जो सबसे आपका मतलब सबसे बड़ा होता है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, सबसे छोटा। तो उसे क्या बोलेंगे, कनिष्ठ, पूर्व, भूत या अग्रज। तो 19th का राइट आंसर क्या है, 19th का राइट आंसर कनिष्ठ है। ठीक है, ज्येष्ठ होता है सबसे बड़ा, कनिष्ठ होता है सबसे छोटा। तो अपोजिट पूछा था इसमें। 20 देखिए, सही विकल्प चुनिए जो जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो तो एक वन वर्ड है एक तरह से आपका। तो बताइए क्या बोलेंगे, सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो इसका जो राइट आंसर है वो सुग्रीव है। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या बोलते हैं, सुग्रीव बोलते हैं। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 21। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। फिर ब्लैंक से आपको सबसे जो उचित है वो यहाँ पर डालना है। तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परीक्षण किया जाता है, परिगमन, परिसीमन या परिमापन। तो परीक्षण भी आपका इसमें सही है, मगर इसमें पूछा है कि सबसे जो अच्छा हो। ठीक है, चार ऑप्शन में जो सबसे अच्छा आपका विकल्प होना चाहिए इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा परिसीमन। तो चुनाव क्षेत्र होते हैं, जो उनकी क्षेत्र होता है, जो सीमा होती है उसका उसको नापना चाहिए कि हाँ एक वोटर इधर वोट ना डाल दिया, उधर वोट ना डाल दिया, अपनी उसमें जगह में डाले जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो परिसीमन होना चाहिए। ठीक है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। वैसे परीक्षण भी सकता है, मगर जो सबसे अच्छा विकल्प है वो परिसीमन है इसमें। 22 है, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति से भी डैश नहीं होता। तो क्या नहीं होता, अधीर, दुखी, चलायमान या विचलित। तो इसका राइट आंसर विचलित ही होगा। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति से विचलित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है विचलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 23 है, रसायनों की मिट्टी की डैश को नष्ट कर दिया है। तो रसायनों ने मिट्टी की डैश को नष्ट कर दिया है। तो क्या नष्ट कर दिया मिट्टियों की, उपलब्धता, उत्पादकता, पवित्रता या गरिमा। तो जो फर्टिलिटी होती है, जो केमिकल्स होते हैं वो मिट्टी की क्या फर्टिलिटी को ही जो है नष्ट करते हैं। तो फर्टिलिटी क्या होगी, उत्पादकता। ठीक है, जो रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता है जो उसको नष्ट कर दिया है। ठीक है, रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता को नष्ट कर दिया है। 23 का आंसर ऑप्शन बी है। 24 है, योग साधना में डैश और शाकार का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर माँ लिख दिए, ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, योग साधना में डैश और शाकार का विशेष महत्व है। तो अल्पाहार, फलाहार, मिताहार या आहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो होगा फलाहार होगा। ठीक है, योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं डैश जगत में अविस्मरणीय रहेगा। तो इसमें क्या आना चाहिए आपका, दर्शन, संगीत, साहित्यिक या चित्रकला। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका साहित्यिक आएगा। ठीक है, जो सांस्कृतिक और साहित्यिक बोलते हैं ना, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में अविस्मरणीय रहेगा। तो 25 का आंसर ऑप्शन सी है। तो 2015 के भी हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। तो बताइए 2015 में 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट करके। ठीक है, बाकी 2013 के भी दिए, 2012 के भी दिए। आज की वीडियो को इतने ही रखते हैं हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है। तो जो PDFs होती है सारी, ये में हम अपने पेड स्टूडेंट्स को देते हैं। जैसे अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कोर्स लेते हो या हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेते हो या स्टडी मटेरियल लेते हो, कुछ भी लेते हो, तब आपको ये सारी PDFs हम प्रोवाइड कराते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो हिंदी के आज हमने कर लिए टोटल 75 क्वेश्चन किए। तो बताना 2019, 16 और 15 में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।